अगला टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है आपका द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। इसके पहले तक के क्लास में यानी कि इसके पहले तक के टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि जर्मनी में हिटलर का एंट्री कैसे होता है, वो इतना पावरफुल कैसे बनता है। और हमने यहाँ तक जो पढ़ा था पिछले वाले क्लास में, इसमें बेसिकली ये था कि हिटलर जब पावर में आता है, जब इसका गवर्नमेंट बनता है जर्मनी के अंदर, तो ये लोगों का दिल जीतने के लिए एक से एक अच्छा वादा करता है और लोग भी इसको अपना भगवान मानना चालू कर देते हैं। लेकिन ये इसका असली चेहरा नहीं था, इसका असली चेहरा कुछ और था। वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि हिटलर का असली चेहरा क्या था। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें समझिए ध्यान से। अच्छा, यहाँ तक तो हमने ये देखा था कि जो नाजी पार्टी है, पहला बात उसका लीडर कौन है, हिटलर है, पहला बात। दूसरा बात वो गवर्नमेंट में है क्योंकि चुनाव वो जीत गया था, 37% उन्होंने वोट अकेला अचीव किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसमें क्या लिखा हुआ देखा जाए। पहला पॉइंट है, ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग offered the highest position in the cabinet of ministers to Hitler and that is chancellorship। देखो, भले ही गवर्नमेंट में कौन है, नाजी पार्टी का लीडर कौन है, हिटलर है, लेकिन अभी भी जर्मनी का प्रेसिडेंट कौन था, हिंडनबर्ग था। अब भाई कोई भी यदि किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है तो अल्टीमेट पावर तो उसी के हाथ में है, भले ही सरकार में कोई भी रहे, क्या फर्क पड़ता है। जैसे आप इंडिया में देखा जाए, अभी फिलहाल यदि हम लोग बात करें 2024 का, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन, श्री नरेंद्र मोदी जी। गवर्नमेंट किसका, बीजेपी का, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी भी पावर किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। ऑब्वियस सी बात है, वही बात यहाँ पे भी है कि पावर भले ही किसके हाथ में है, हिटलर के हाथ में है। कहने का मतलब गवर्नमेंट भले हिटलर का है, नाजी पार्टी का है, लेकिन अल्टीमेट पावर अभी भी किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में। उसका नाम क्या था, हिंडनबर्ग। अब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कैबिनेट का जो सबसे बड़ा मिनिस्टर का पद था, मतलब कि जो सबसे बड़ा पद था गवर्नमेंट में, वो सबसे बड़ा पद किसको दे देता है, वो हिटलर को दे देता है। क्यों हिटलर को देता है, क्योंकि वो खुद पार्टी का लीडर था भाई, और वो उस पद का नाम क्या था, चांसलरशिप। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का प्रेसिडेंट, जिसका नाम था हिंडनबर्ग, उन्होंने सबसे बड़ा पद, कंट्री का सबसे बड़ा पद किसको दे दिया, हिटलर को दे दिया, और उस पद का नाम था चांसलरशिप। अब आप जरा खुद इमेजिन करके सोचो और बताना हमको यहाँ पे कि पहला बात तो हिटलर एक पार्टी का लीडर है, पहला बात ये। दूसरा बात वो पावर में है, पावर में मतलब गवर्नमेंट में है। तीसरा बात ये कि सबसे बड़ा पोस्ट अब किसके हाथ में है, हिटलर के ही हाथ में है। अब यहाँ पे ना हिटलर के अंदर में आ गया लालच। इनको लगा कि जब सारा पावर हमारे ही हाथ में है, कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो भी हमारा ही है, तो अब मेरा यहाँ पे असली खेल चालू होना चाहिए। अब ये अपना खेल क्या चालू करता है, अब जरा देखो ध्यान से। नाउ द नाजी हैड वॉन द सपोर्ट ऑफ द कंजर्वेटिव्स हु डिड नॉट वांट डेमोक्रेसी इन जर्मनी। अब आप जरा सोचो, जर्मनी में भले ही पार्टी किसका है, हिटलर का, लेकिन उसका कुछ अपोनेंट भी तो लोग रहे होंगे ना, अपोजिशन में भी रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन जब कंट्री का सबसे बड़ा पद आपके हाथ में आ गया तो ऑटोमेटिक है कि कंट्री के सारे लोग आपके अंडर में आ गए। चाहे वो कंजर्वेटिव का मतलब होता है वैसे लोग जो बदलाव नहीं चाहते हैं। तो भैया अब आप जर्मनी में बदलाव चाहो या बदलाव ना चाहो, आपको तो चुपचाप वही बात मानना पड़ेगा जो अब हिटलर बोलेगा। तो अब यहाँ पे हिटलर को सपोर्ट किसका मिल गया, सबका मिल गया, तरीके से आप कह लो सबका। चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे बदलाव चाहने वाले लोग हो, चाहे बदलाव चाहने वाले लोग नहीं हो, सबका साथ किसको मिल गया, हिटलर को मिल गया। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि भैया आप कंट्री का सबसे बड़ा पोस्ट आपके हाथ में है, आप जो बोलोगे वो लोग को मानना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि अल्टीमेट पावर जो है ना जर्मनी का आ गया हिटलर के सामने। अब सारे लोग किसके अंडर में है, हिटलर के अंडर में, वो जो बोलेगा सबको करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। विद द सपोर्ट ऑफ द कंजर्वेटिव्स the Nazi wanted to destroy the structures of democratic rule in Germany, which was guaranteed by the Weimar Republic। देखो, हालांकि वेमार रिपब्लिक ने अच्छा काम नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बना दिया था जर्मनी के अंदर, यानी कि अच्छा वो काम थोड़ा सा किए थे, लोगों के अधिकार के लिए वो कुछ काम किया था। लेकिन ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ना हिटलर को पसंद नहीं आ रहा है। आप सोचो, हालांकि हिटलर पावर में आया है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के द्वारा ही, लेकिन अब इसको खुद डेमोक्रेटिक सिस्टम जर्मनी में पसंद नहीं आ रहा है। यहां से आप क्या देख रहे हैं, हिटलर का मन बदलता हुआ आप देख रहे हैं।
तो ये क्या करता है, जर्मनी से डेमोक्रेसी के सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। सोचो, मतलब यहाँ पे ना जर्मनी का जो हिटलर है बेसिकली, उसका असली चेहरा आपके सामने आ रहा है। आप खुद इमेजिन करो कि आप पावर में कैसे आए, लोगों ने आपको चुना, यानी कि इलेक्शन के थ्रू आया आपने, इलेक्शन का मतलब आप डेमोक्रेसी के थ्रू आए। लेकिन अब जब आप पावर में एक बार आ गए हैं, आप उसी डेमोक्रेसी को हटाना चाहते हैं जिसके थ्रू आपने पावर को अचीव किया। तो ये थोड़ा सा लफड़ा अलग हो रहा है। तो जर्मनी ने मतलब हिटलर ने पूरी तरीके से दिमाग बना लिया था, अपना विचार कर लिया कि जर्मनी से पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक वाला सिस्टम हटा दो, हटा दो। मतलब कि इसमें ये जर्मनी में ना वेमार रिपब्लिक का एक भी कुछ भी अंश नहीं दिखना चाहिए। और वेमार रिपब्लिक ने जो भी काम किया था वो डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा सा काम किया था, ठीक है। तो सब कुछ हटा दो भाई, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी दिख रहा है सबको तहस नहस कर दो, ऐसा हिटलर ने कहा। आगे, इन फेब्रुअरी अ मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग। सोचो, अच्छा एक बात बताइए, किसी भी कंट्री का जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, उसके पार्लियामेंट में होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए कि हमारे इंडिया का मेन डॉक्यूमेंट कहाँ पे, इंडिया के पार्लियामेंट में है, लोकसभा राज्यसभा यहाँ पे है। हिटलर ने क्या करवाया, जर्मनी के पार्लियामेंट में आग लगवा दिया। सोचो, उनका मानना यह था कि भैया मेरे से पहले कौन था, वेमार रिपब्लिक था, और वेमार रिपब्लिक था इसका मतलब है कि सारा कुछ डेमोक्रेसी वाला लिखा हुआ है उसमें, कुछ मत करो, बदलो बदलो कुछ मत, चुपचाप आग लगा दो, सिंपल। यानी कि जर्मनी के पार्लियामेंट जो कि रिस्टैग जिसको हम लोग बोलते थे, उसमें हिटलर ने आग लगवा दिया पूरी तरीके से। और उसका मकसद केवल ये था, मकसद ये था कि दूर दूर तक डेमोक्रेसी का नामो निशान जर्मनी में नहीं दिखना चाहिए। तो सोचो कितना ये पागल इंसान था ये। आगे देख, ये तो अभी शुरुआत हुआ है, हिटलर के कारनामे का भी ये शुरुआत हुआ है। आगे देखते हैं, द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933। और ये आग लगा कब था, 28 फरवरी 1933 को लगा था। सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली दैट हैड बीन गारंटेड बाय द वेमार रिपब्लिक्स कॉन्स्टिट्यूशन। जब पार्लियामेंट में आग लगा, उसके बाद हिटलर ने पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया कि अब किसी प्रकार का कोई राइट नहीं है, क्योंकि जो था सब जल चुका है भाई। अब नहीं आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस है, कुछ नहीं है आपके पास। अब जो होगा वो वही होगा जो हम बोलेंगे, सिंपल। तो सब कुछ इन्होंने जला के खाक कर दिया और पावर अल्टीमेट अपने हाथ में ले लिया। यानी कि इन्होंने वेमार रिपब्लिक का कहीं पर नामो निशान नहीं रहने दिया, और जो भी बदलाव थोड़ा बहुत वेमार रिपब्लिक ने किया था सबको इन्होंने हटा दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। नाउ द नाजीज स्टार्टेड किलिंग देयर एनिमीज इन द कंसंट्रेशन कैंप। अब जरा आप खुद इमेजिन करके बताना कि हिटलर के विरोध में भी तो कुछ लोग रहे ही होंगे, उन सारे विरोधी लोगों को पकड़ा गया। मतलब कौन पकड़ते थे, नाजी पार्टी के लोग पकड़ते थे जो हिटलर के लिए काम करता था। यानी कि जो भी हिटलर के अगेंस्ट में बोलता था उन सारे लोगों को इन्होंने पकड़ा और कंसंट्रेशन कैंप में डालना चालू किया। अब ये कंसंट्रेशन कैंप क्या था, याद रखना, अ कैंप वेयर पीपल वेयर आइसोलेटेड, इट वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिफाइड शार्प वायर फेंसेस। सोचो ये क्या होता है ना, आप इसको ऐसे समझो, जैसे एक प्लेग्राउंड है, उस पूरे प्लेग्राउंड को नंगे तार से घेर देगा और उस पूरे वायर में, तार में हाई वोल्टेज का करंट सप्लाई कर देगा और उसके अंदर आपको छोड़ देगा। आपको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, उसके लिए आप क्या करोगे, वायर को छुओगे गेट खोलने के लिए, और जैसे आप टच करोगे वैसे आपको बिजली लगेगा, आप मर जाओगे। इसका डायग्राम आपके बुक में दिया गया होगा, आप देखो एक बार, पेज पलटिए, आपको वहां पे दिखेगा, 2-3 पेज आप पलटिए, वहां पे आपको दिख जाएगा। हाँ वही वाला, कितना पेज नंबर है आपका, स्टेप्स टू देखिए आप डेथ वाले में है ना, स्टेप्स टू डेथ, उसमें आप इमेज, हाँ इस टॉपिक का नाम क्या है, स्टेप टू डेथ। हाँ, तो जिसके पास बुक है ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोग भी, एक टॉपिक होगा उसमें केवल इमेज बना हुआ है, स्टेप टू डेथ, उसमें आप एक इमेज देखिए। इमेज नंबर कितना बता दीजिए जरा, वो नहीं, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला नहीं, वो नहीं, ये लाओ इधर, उसको हम लोग कहते हैं गैस चैम्बर, अभी आएगा वो, ये वाला वायर वाला। तो हम बता देते हैं थोड़ा सा ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी। एक है स्टेप्स टू डेथ, इसमें ना बहुत सारे डायग्राम बने हुए हैं, उसमें आप देखो फिगर 18, हाँ फिगर 18 है इसमें। फिगर 18 में क्या है
पूरा एकदम कंसंट्रेशन कैंप है, ग्राउंड है, उसमें एक आदमी है जो कि वायर के बीच में फंसा हुआ है। और यही तरीका होता था हिटलर का मारने का पहला तरीका। एक दो तरीका आपको और मिलेगा, गैस चैम्बर वाला वो भी आपको आगे मिलेगा, लेकिन पहला था इसका कंसंट्रेशन कैंप वाला। तो ये क्या करते थे, अपने दुश्मन को कंसंट्रेशन कैंप में डाल देते थे, और कंसंट्रेशन कैंप जो है पूरी तरीके से नंगे वायर से घिरा हुआ होता था, आइसोलेटेड, यानी कि अकेला उसमें छोड़ देते थे। अब आपको भाई भूख लगेगा, प्यास लगेगा, आप बाहर जाना चाहोगे, जैसे गेट खोलोगे वैसे आप करंट से फंस जाओगे, वहीं पे आप घुट घुट के मर जाएंगे। यानी कि हिटलर ना आसान मौत देने में विश्वास नहीं रखता था, ये तरपा तरपा के लोगों को मारना चाहता था। सोचो, आसान मौत का मतलब क्या है, सिंपल गोली निकालो ठोक दो, सिंपल गोली मार दो, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं करता था, ये तरपा तरपा के मारता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ दी 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ ड्यूसलडॉर्फ 1,440 वेर अलोन कम्युनिस्ट। यहाँ पे ना एक जगह का बात हुआ है, ड्यूसलडॉर्फ जगह है, वहां पे 6,808 अरेस्ट फाइल तैयार किया गया। किसके खिलाफ? उसके दुश्मनों के खिलाफ। यानी कि बेसिकली 6,808 लोगों का नाम लिखा गया जो क्या थे, हिटलर का दुश्मन था। दुश्मन मतलब जो हिटलर के विरोध में बोलता था। ठीक है, और इसमें 1,440 लोग अकेला कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट का मतलब है सिंपल सा, जो कि बदलाव चाहते थे, ऐसे आप समझो। मतलब हिटलर के अगेंस्ट तो थे ही, लेकिन ये लोग क्या चाहते थे, एक बदलाव चाहते थे। ठीक है, ये सारे लोग। हाउएवर 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स वेर परसिक्यूटेड बाय द नाजीज अक्रॉस द कंट्री। यानी कि 52 टाइप्स के लोगों को इन्होंने जिंदा मार दिया। यानी कि 52 टाइप्स लोगों का मतलब क्या हो गया, 52 अलग अलग विचार रखने वाले लोगों को इन्होंने जिंदा मार दिया कंसंट्रेशन कैंप में डाल के। यानी कि इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सोचो। ठीक है, आगे। ऑन 3 मार्च 1933 इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। अब 3 मार्च 1933 को एक एक्ट निकालता है हिटलर, और वो एक्ट था हमारा इनेबलिंग एक्ट। अब इस एक्ट के तहत क्या होता था, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इनेबलिंग एक्ट, डिक्टेटरशिप वाज एस्टैब्लिश्ड इन जर्मनी। लो, जिस चीज का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वही दिख गया हमको यहाँ पे। यानी कि इनेबलिंग एक्ट के तहत जर्मनी में अब क्या लागू हो गया, डिक्टेटरशिप लागू हो गया। कहने का मतलब अब यहाँ का जो रूल करेगा वो कौन करेगा, आर्मी का कमांडर करेगा रूल। और हिटलर बेसिकली कौन था, आर्मी का ही तो एक ऑफिसर था, जो क्या करने वाला है, अब एक कंट्री को रूल करने वाला है। कहने का मतलब अब यहाँ से जर्मनी में डिक्टेटरशिप लागू हो गया। जहाँ पहले डेमोक्रेसी हुआ करता था, अब वहाँ पे क्या आ गया, डिक्टेटरशिप आ गया। कहने का मतलब अब यहाँ का सब कुछ करता धरता कौन है, हिटलर ही है। और यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ जर्मनी में डिक्टेटरशिप कैसे आया था, तो इनेबलिंग एक्ट के तहत आया था, जो कि पास हुआ था 3 मार्च 1933 को। और ये कौन लागू किया था, हिटलर ही किया था, सिंपल। आगे, नाउ हिटलर हैज ऑल पावर्स। अब जर्मनी के अंदर पूरा मतलब हाईएस्ट पावर जो है ना किसके हाथ में आ गया, हिटलर के हाथ में आ गया। अब देखो ये करता क्या है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। यानी कि जितने भी नाजी पार्टी के अलावा कोई दूसरा पार्टी था जर्मनी में, सब पार्टी को बैन कर दिया। हिटलर ने साफ बोल दिया कि कोई नाजी पार्टी के अलावा कोई पार्टी यहाँ पे नहीं रहेगा, सब बंद हो जाओ अपने आप। यदि कहीं पे दिख गया पार्टी का एक भी आदमी कुछ करते हुए, पार्टी का नाराबाजी करते, बैनर उठाते, कुछ भी दिख गया तो जिंदा मार देंगे। सोचो, यानी कि नाजी पार्टी केवल लीगल रहेगा, बाकी सारे पार्टी को उन्होंने क्या कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। दूसरी बात, ट्रेड यूनियन का सिंपल सा मतलब है संगठन, सिंपल ऐसे समझो आप, कोई भी संगठन नहीं दिखना चाहिए, सारे के सारे संगठन को बंद कर दो। यानी कि ये अपने खिलाफ एक भी प्रकार का आवाज सुनना पसंद नहीं करना चाहता था। आगे क्या होता है देखो, हाँ, इन्होंने केवल मौका किसको दिया रहने का, पहला तो अपना नाजी पार्टी, दूसरा जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो लोग, एफिलेट का मतलब जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, बस उन्हीं को परमिशन था, बाकी सबको बैन कर दिया। आगे, द नाजीज एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशियरी। आप खुद सोचो, जब कंट्री का अल्टीमेट पावर आपके हाथ में है तो कंट्री का सारा कुछ ऑटोमेटिक आपके हाथ में आ गया। चाहे वो बात करे पैसे का,
चाहे वो बात करें मीडिया का, चाहे बात करें आर्मी का, यहाँ तक कि जुडिशियरी यानी कि कोर्ट कचहरी, सब अब हिटलर के अंदर में आ गया। सोचो आप आगे देखो होता क्या है। स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड। यानी कि स्पेशल फोर्स तैयार किया गया हिटलर के द्वारा, जो क्या करेगा, सोसाइटी पे नजर रखेगा। किस तरीके का नजर रखेगा कि हिटलर जो बोलेगा वो लागू हो रहा है कि नहीं। सिंपल, ठीक है। आगे, देयर वेर ऑलरेडी रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म। और उस समय पे जो हमारा पुलिस था जर्मनी के अंदर, वो वहां का पुलिस क्या पहनता था, ग्रीन यूनिफॉर्म पहनता था। यानी कि जर्मनी में पुलिस पहले से था, लेकिन हिटलर ने सेक्रेट पुलिस बनाया वहां पे। सेक्रेट पुलिस का मतलब क्या था, ऐसे समझो। बट द नाजीज इंक्लूडेड द गेस्टापो। गेस्टापो का मतलब होता है सेक्रेट पुलिस, ठीक है। द एसएस, एसएस का मतलब है प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, द सिक्योरिटी सर्विस शॉर्ट में एसडी, एंड द क्रिमिनल पुलिस। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जर्मनी के अंदर पहले से आर्मी है, पहले से पुलिस है, लेकिन हिटलर ने स्पेशल सेक्रेट पुलिस बनाया, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, गेस्टेपो। गेस्टेपो मतलब सेक्रेट पुलिस, एसएस मतलब प्रोटेक्शन स्क्वाड, सेक्रेट सर्विस का मतलब एसडी, और क्रिमिनल पुलिस। यानी कि इन सब प्रकार का जो फोर्स है इन्होंने अलग से तैयार किया। इसका कहीं पर भी पहले जर्मनी में जिक्र नहीं था, लेकिन ये सब का तैयार, मतलब कि इन सभी को बनाया किसने, नाम किसने दिया, हिटलर ने दिया। और इस सबका काम केवल एक ही था। क्या काम था कि तुम ना एकदम सिविल ड्रेस में रहोगे, मतलब कि नॉर्मल कपड़े में रहोगे, और गली मोहल्ले में घूमते रहोगे। कोई भी आदमी हिटलर के खिलाफ कुछ बोल रहा है, नारेबाजी कर रहा है, कुछ वो उठपटांग हरकत कर रहा है, पकड़ के मेरे पास लेते आ जाओ। सिंपल। देखो यहाँ पे याद रखना कि पुलिस यहाँ पे पहले से हैं अपना काम करने के लिए, लेकिन हिटलर ने क्या किया कि लोगों को पता ना चले, चोरी छुपे से क्या कर दिया, लोगों के सामने पुलिस खड़ा कर दिया एकदम नॉर्मल यूनिफॉर्म में, ताकि रंगे हाथ लोगों को पकड़ा जा सके कि आखिर कौन हिटलर के बारे में क्या बोल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या था, एक तरीके से हिटलर का तरीका था रूल करने का, जो कि बड़ा गंदा था। आगे तो यहाँ पे याद रखिएगा 3-4 बड़ा ही स्पेशल फोर्स का जिक्र हुआ है। पहला हमारा गेस्टेपो, दूसरा एसएस, तीसरा सिक्योरिटी सर्विस, और चौथा हमारा क्रिमिनल पुलिस। ये सब का जिक्र पहले जर्मनी में होता भी नहीं था, लेकिन जब से हिटलर आया है इन सब का स्पेशल गठन किया गया है, ताकि ये सब लोगों के ऊपर नज़र रख सके, और जो हिटलर के बारे में कुछ गंदा बोले उसको पकड़ के लेके आओ, सिंपल सा। और ये सब क्या प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहता था, प्रॉपर यूनिफॉर्म इसके लिए नहीं होते थे, ये सब नॉर्मल कपड़े में रहते थे, ठीक है। आगे, इट वॉज द एक्स्ट्रा पावर ऑफ द नाजीज दैट गेव द नाजी स्पेशल रेपुटेशन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल कंट्री। यानी कि ये सब जो बेसिकली नाजी वाले लोग कर रहे थे, नाजी वाले मतलब हिटलर जो कर रहा था, ये सब ये तरीके से क्या कर रहा था, हिटलर को स्पेशल पावर दे रहा था भाई, सिंपल। और हिटलर का जो रेपुटेशन था सभी के सामने एक तरीके से क्या हो गया, एकदम तानाशाह वाला हो गया कि हाँ जो है हम ही हैं, जो हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मौत के घाट उतार देंगे, सिंपल। यानी कि हिटलर का रेपुटेशन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा तगड़ा होने लग गया। लोग अब चाह के भी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि जो कुछ बोलता था हिटलर उसको उड़वा देता था, उड़वाता नहीं था बल्कि कंसंट्रेशन कैंप में डाल देता था, ठीक है। आगे, पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टेपो टॉर्चर चैम्बर्स। अब जो भी लोग अपराधी होते थे, जो भी हिटलर के बारे में कुछ बुरा बोलता था, उसको पकड़ के कहाँ पे लेके आते थे, गेस्टेपो के टॉर्चर चैम्बर में, जहाँ पे लोगों को मारा पीटा जाएगा। ये सब हो गया हमारा। राउंडेड अप एंड सेंड टू द कंसंट्रेशन कैंप्स विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। तो पहले तो मारा पीटा जाएगा टॉर्चर कैंप में, उसके बाद फिर आपको मार पीट के कंसंट्रेशन कैंप में भेज देगा, जहाँ पे आप नंगे तार के बीच में रहेंगे, और यदि आप तार को छुएंगे तो फिर आप शौक से मर जाएंगे वहीं पे। तो इस तरीके से हिटलर अपने लोगों को टॉर्चर करता था, जर्मनी के लोगों को, और इस तरीके से उसका सजा देने का तरीका था, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ तक। तो ये सब जो है ना, जो आप पढ़ रहे हैं, ये है हिटलर का असली चेहरा, और ये भी अभी बहुत कम है, आगे अभी आपको और मिलेगा। ये तो शुरुआत हुआ अभी हिटलर के लिए, मतलब हिटलर इतना खूंखार आदमी था, ये भी शुरुआत हुआ है, अभी आगे और मिलेगा ऐसा कारनामा है आपको देखने को। तो आने वाले क्लास में हम लोग हिटलर के बारे में और नए नए बातों को सीखेंगे। और आने वाले बच्चे कहीं पर कोई डाउट रहे तो एक बार कमेंट आप जरूर कीजिएगा, और वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि सारा पॉइंट आपके एनसीईआरटी बुक का ही लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी बता देंगे तो फिर मज़ा खत्म हो जाएगा। तो आने वाले क्लास में हम लोग को बताएंगे कि रिकंस्ट्रक्शन में आखिर है क्या।
तब तक मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।